नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीमा पर कोई बाधा नहीं। दिल्ली में वायु शक्ति पर सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा, पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिदृश्य पूरी तरह से बदला। भुवनेश्वर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक। बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल। अंतर्राज्यीय जल मुद्दे, बिजली और कोयले की खान समेत कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विशेष जोर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान में महिलाएं थीम पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति का संबोधन। उल्लेखनीय योगदान के लिए वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं। पिछले दिनों हुई हिंसा में तनाव के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात सामान्य। पिछले 60 घंटों में कोई हिंसा की घटना नहीं। हिंसा की जांच करेगी अपराध शाखा। एसआईटी की 2 टीमें गठित। भारत ने जापान, दक्षिण कोरियाई नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सेवा स्थायी रूप से की निलंबित। ईरान में कोरोना वायरस से 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने ईरान के लिए सभी उड़ानों पर लगाई रोक। चीन में अब तक 2800 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत की बालाकोट ऑपरेशन ने पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीमा कोई बाधा नहीं है। आज दिल्ली में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज की एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में सुरक्षा परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है और भारतीय सेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि राफेल विमानों से सीमा पार अभियान के मामले में बड़ी ताकत हासिल होगी। भारतीय वायुसेना की क्षमता पर आधारित एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बालाकोट ऑपरेशन ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि सीमा पार स्थित ठिकाने आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगार हो सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारे रुख को और अधिक बल मिला है। इन ऑपरेशन की सच्चाई को नकारने के जितने भी प्रयास किए गए सबको एक समान रूप से खारिज किया गया और यह बदलते वक्त की निशानी थी। आज 1 साल बाद मैं फिर से अपने सभी साथी देशों, दोस्तों और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आतंकवाद से उत्पन्न चुनौती के वक्त हमारे साथ खड़े रहे। इस तरह टेररिज्म से निपटने के प्रति हमारा नजरिया और क्लिनिकल मिलिट्री एक्शन और मैच्योर और रिस्पांसिबल डिप्लोमेटिक आउटरीच का एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन था और आगे भी यह जारी रहेगा। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि ये संदेश साफ है कि छद्म युद्ध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि राफेल जैसे आधुनिक विमानों के आने से भारतीय वायुसेना हथियारों के मामले में शक्तिशाली हुई है। It was for the first time in the sub-conventional domain that the air power was unleashed on the adversary and with a good degree of success. I think the message went right and clear that this kind of proxy war that is being perpetrated on our people will not be tolerated. पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की एयर स्ट्राइक का 1 साल 26 फरवरी को ही पूरा हुआ है। इससे पहले 2016 में भारत ने उड़ी में हुए आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस तरह के सीमा पार ऑपरेशन ने भारतीय रक्षा रणनीति को एक नया आयाम दिया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक आज भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है। पूर्वी आंचलिक परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसके उपाध्यक्ष और मेजबान हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। पूर्वी आंचलिक परिषद की पिछली बैठक 1 अक्टूबर 2018 को कोलकाता में आयोजित की गई थी। पूर्वी आंचलिक परिषद की इस बैठक में लगभग 50 मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इनमें परस्पर अंतर्राज्यीय जल मुद्दे, बिजली, कोयले की खानों और उनके परिचालन पर रॉयल्टी, रेल परियोजनाओं की भूमि और वन मंजूरी, जघन्य अपराधों की जांच, देश की सीमाओं के रास्ते मवेशियों की तस्करी, दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार और बैंकिंग बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पिछले 60 घंटों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अब तक दिल्ली हिंसा में कुल 48 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें दंगे भड़काने, जान से मारने, संपत्ति का नुकसान आदि के मामले शामिल हैं। पुलिस ने 514 संदिग्ध लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जांच के दौरान आगे और भी गिरफ्तारी की जा सकती है। हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के तहत एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। सभी एफआईआर को एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच के लिए 2 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। एक टीम की अगुवाई डीसीपी राजेश देव, जबकि दूसरी टीम की अगुवाई जॉय टर्की लीड करेंगे। दोनों टीमों में 4-4 एसीपी होंगे। एसीपी क्राइम बीके सिंह की अगुवाई में यह एसआईटी काम करेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शांति की अपील और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद दिल्ली के तनावग्रस्त इलाकों में हालात तेजी से सामान्य हुए हैं। दिल्ली में जाफराबाद, मौजपुर, यमुना विहार समेत सभी इलाकों में शांति बनी हुई है। कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। पिछले 60 घंटों से किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। यद्यपि हमने आज जुम्मे के नमाज के लिए सभी प्रकार के इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन पिछले दिनों में जो हम एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम किया था, शांति मार्च किया था, लोगों से जो इंटरेक्शन किया था, जो हमारे अफसरों ने बढ़ चढ़ करके आगे जा कर के लोगों से बातचीत की है, उससे हमें यही मिला जो हम समझ पाते हैं कि सभी अमन चैन चाहते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली के पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त भार दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक एसएन श्रीवास्तव मौजूदा पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक के सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त भार संभालेंगे। यह आदेश 1 मार्च से प्रभावी होगा। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली में हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कुछ दिन पहले ही विशेष पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था। वर्तमान दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक 29 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सीबीएसई ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 28 और 29 फरवरी को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इन क्षेत्रों को छोड़कर पूरी दिल्ली में 2 मार्च से कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। यहां परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के मुताबिक होंगी। इसके अलावा सीबीएसई उन छात्र छात्राओं के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करेगा जो दिल्ली के कुछ इलाकों में अशांत हालात के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। सीबीएसई ने स्कूलों के प्रधानाचार्य से 10वीं 12वीं की परीक्षा देने ना पहुंच सके छात्रों की जानकारी भेजने को कहा है। छात्रों के लिए परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि दिल्ली में हालात अब सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही दोषी और साजिश रचने वाले लोग बेनकाब होंगे। पिछले 2 दिनों से शांति कायम हुई है, जांच तेजी से चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और हमें विश्वास है कि दोषी और इस साजिश बेनकाब होगी और सही दोषी जो है वो भी चिन्हित होंगे। ऐसे समय सबका काम है कि शांति मजबूत करें।
भारत ने दिल्ली हिंसा को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि आईओसी की टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आईओसी जैसे संगठनों से संवेदनशील समय पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से बचने की बात कही है। Refer to some of the statements which have come out, by agencies, by individuals, and we would urge that this sensitive time, it is not the right time to make such irresponsible comments because it can actually create more problems than it would solve. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आज मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलग अलग श्रेणियों में विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारत ने वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दिया है। संविधान ने स्वयं इस रवैये को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को और आगे ले जाए। India has placed a special emphasis on promotion of scientific temper. Our Constitution itself has enshrined this attitude as a fundamental duty. It is thus the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Do you know how did the National Science Day celebrations start? I was told that the Department of Science and Technology received a letter from a science enthusiast suggesting celebration of a National Scientists Day on the lines of the National Teachers Day. Acting on this suggestion, I am told the central government decided to celebrate the National Science Day from 1987. The day chosen was February 28. That too has a special importance. It was on this day in 1928 that Sir Chandrasekhar Venkata Raman announced his path-breaking discovery of the phenomenon of the scattering of light known as the Raman effect. केंद्रीय विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने विज्ञान दिवस पर कहा कि वैज्ञानिकों के बिना राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। We made some outstanding progress in the field of weather and climate in recent years. Our forecast accuracy for tropical cyclones has been comparable with global benchmark. Sir, the new India would bring newer challenges. I call upon the scientists all over the country to join the national endeavor to find science and technology-led solutions to the problems to meet the challenges of the 21st century. 28 फरवरी 1928 को भारत रत्न और महान भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के विवर्तन की खोज की घोषणा की थी। इसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पता लगाया था कि जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी तत्व से गुजरती हैं तो उसके तरंग दैर्घ्य में बदलाव होता है। इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी खोज की याद में देश में 1986 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में देशवासियों विशेषकर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। आज ही के दिन सुविख्यात वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। मैं देश के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं से अपेक्षा करता हूं कि वो विज्ञान की असीम संभावनाओं द्वारा राष्ट्र, समाज और नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के हर संभव प्रयास करें। आपकी भावी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं।
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान हमारे विकास का मंत्र है, देश की खुशहाली का आधार है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हो रहे निरंतर परिवर्तनों को आत्मसात करें। चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इन नई तकनीकों में सिद्धि आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह और अग्रणी शोध ने देश और दुनिया को मदद की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वास्तुकारों और शहर के योजनाकारों से अपनी सभी योजनाओं के मूल में संरक्षण और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। मामल्लपुरम में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छात्रों से देश की अमूल्य संस्कृति और विरासत की रक्षा और संवर्धन के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। विश्व धरोहर स्थल मामल्लपुरम का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे पर्यावरण में सुधार के लिए परंपरा और प्रौद्योगिकी को समाहित कर सतत विकास की दिशा में काम करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्मार्ट इमारतों के निर्माण के लिए उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वे तेजी से शहरीकरण का समाधान खोजें और शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्र को सुविधा संपन्न बनाने के तरीकों का पता लगाएं। ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने ईरान के लिए सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा पर अस्थायी रोक लगा दी है। दक्षिण कोरिया में अभी तक कोरोना वायरस के 2000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 13 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से 44 और मौतों के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2788 हो गई है। इस बीच भारत में वुहान और जापानी क्रूज जहाज से लाए गए सभी लोगों को मानेसर और छावला में बने विशेष केंद्र में रखा गया है। दिल्ली में विमान से उतरने के बाद यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद वुहान से निकाले गए लोगों को दिल्ली के छावला में आईटीबीपी शिविर में रखा गया है। इन सभी यात्रियों को हरियाणा के मानेसर में 14 दिन तक अलग रखा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी भारतीयों को सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। इंडियन एयरफोर्स की सहायता से हम वुहान से, जहां से हम पहले भी 645 भारतीय पैसेंजर्स और 7 मालदीवियन पैसेंजर्स को लेके आए थे, आज हम और 112 पैसेंजर्स को वापस लेकर आए हैं। ये 76 इसमें भारतीय हैं और 36 नेशनल्स हैं जो बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएसए और मडागास्कर के हैं। 2 points I would like to highlight before. The first is our willingness to accommodate nationals from other countries in the evacuation process in the spirit of neighborhood first and our own friendly relations with countries. And the second was our demonstration that if the Indian diaspora, internationals are in trouble abroad, MEA will do its best to get them back home. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भारत का 2 दिवसीय दौरा पूरा करके अमेरिका वापस लौट चुके हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा को लेकर अभी भी अमेरिका में उत्साह बरकरार है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा अमेरिका के साथ नई दिल्ली की महत्वपूर्ण साझेदारी को प्रदर्शित करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराएं और साझा हित दोनों देशों को जोड़ते हैं। अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल अप्रैल में अनुभव साझा करने के लिए पहली बार भारत का दौरा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली का दौरा किया था। इस बीच
अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को भारत दौरे की यादें अभी भी बरकरार हैं। यही वजह है कि वो लगातार भारत में बिताए अपने पलों को ट्विटर के जरिए सबके सामने पेश कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में अपने दौरे का एक वीडियो ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने सर्वोदय स्कूल में अपने स्वागत की तस्वीरें भी शेयर की। मेलानिया ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कल ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सर्वोदय स्कूल में तिलक और आरती के साथ मेरे खास स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। मेलानिया ट्रंप मंगलवार को दक्षिण दिल्ली में स्थित सर्वोदय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची थी, जहां उन्होंने 1 घंटे से भी ज्यादा समय बिताया। पाकिस्तान को आतंकवाद की घातक पोषण स्थिति बताते हुए भारत ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में उठाई गई चिंताओं पर उसे आईना दिखाया। इस्लामाबाद को नसीहत देते हुए भारत ने कहा कि उसे खुद ये याद रखना चाहिए कि आतंकवाद मानवाधिकार के उल्लंघन का सबसे खतरनाक चेहरा है। मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान द्वारा उठाई गई चिंता पर भारत ने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया। भारत के स्थानीय मिशन में प्रथम सचिव विमर्श आर्य ने कहा है कि पिछले 7 महीनों से भारत ने जम्मू कश्मीर में कई लोकतांत्रिक और प्रगतिशील विधायी सुधार किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के आरोपित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को फिलहाल ब्रिटेन की जेल में ही रहना होगा। ब्रिटेन की एक अदालत ने कल उसकी हिरासत की अवधि 24 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। भारत ने पीएनबी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग की है। दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित वेंडसवर्थ कारागार में नीरव मोदी की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी वीडियो लिंक के माध्यम से हुई। नीरव मोदी मार्च 2019 में गिरफ्तार होने के बाद से वेंडसवर्थ जेल में कैद हैं। निचली अदालत और हाई कोर्ट में 5 बार कोशिश करने के बावजूद नीरव मोदी को जमानत नहीं मिल सकी है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन से यूरोप का बुनियादी ढांचा बिगड़ सकता है और इससे विकास प्रक्रिया में अवरोध पैदा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की यूरोप के लिए आर्थिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए परिवहन ढांचे को तैयार करने के लिए निवेश की आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भूस्खलन और बाढ़ से पुलें ध्वस्त हो सकते हैं, तो वहीं बढ़ते तापमान से रेलवे की पटरियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ के 60% बंदरगाह 2100 तक उच्च जोखिम में हो सकते हैं। साथ ही यूरोपीय देश खाद्य असुरक्षा और अन्य चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।